हाय, आई एम आर एस गुप्ता, श्री राम जानकी इंटर कॉलेज, रामनगर, अम्मा सभी, फैजाबाद। हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है कितना सीखा। इसमें आप मैट्रिक्स क्या होता है जान गए हो कि एम एन संख्याओं को यम पंक्तियों और यन स्तंभों के रूप में, आयताकार के रूप में, आयताकार सारणी के रूप में व्यक्त करना आव्यूह कहलाता है। आव्यूह के प्रकार और आव्यूह की कोड क्या होती है। आव्यूह क्या होता है, जैसे ए इक्वल टू हमारे पास दिया गया है नंबर 4, 5, 6, 3, 2, 8। यहाँ देखो ये संख्याएँ थी, क्या किया मैंने इनको अरेंज कर दिया किसमें, आयताकार रूप में। आव्यूह को व्यक्त करने के लिए करते क्या हैं कि बड़े ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। ये हमारा बड़ा ब्रैकेट हो गया। ये सब क्या कहलाएगा, ये सब कहलाएंगे आव्यूह के एलिमेंट। इसकी कोड क्या होगी, कोड भी निकालना आप लोग सीख चुके हो। कोड क्या होती है, पंक्ति क्रॉस टू कॉलम। इसमें काउंट करें कितनी पंक्तियां हैं। पंक्ति क्या होती है, क्षैतिज रेखा को पंक्ति कहते हैं और वर्टिकल लाइन को कहते हैं कॉलम। इसमें देखेंगे तो हम एक ये क्षैतिज लाइन हो गई और एक क्षैतिज लाइन हमारी ये हो गई। तो दो क्षैतिज लाइनें हैं तो दो पंक्ति हो जाएंगी इसमें क्रॉस टू। एक ये वर्टिकल लाइन है, दूसरी वर्टिकल लाइन हो गई, तीसरी वर्टिकल लाइन हो गई, तीन खड़ी लाइनें हैं तो 3 हो गया। तो इसकी कोड क्या होगी, इसकी कोड हो जाएगी 2x3। तो इसकी कोड के बारे में जान चुके हैं। आव्यूह के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह के प्रकार, इसको भी आप लोग सीख चुके हैं कि आव्यूह कौन कौन प्रकार से होते हैं। एक होता है पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह। ये कौन सा आव्यूह होता है, वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्तियां हो। पंक्ति केवल एक रहेगी, कॉलम कुछ भी हो सकता है लेकिन पंक्ति केवल एक रहेगी, पंक्ति आव्यूह कहते हैं इसको। जैसे 4, 6, 8, इसमें देखेंगे यहाँ पर केवल एक पंक्ति है तो क्या कहेंगे, इसको हम पंक्ति आव्यूह कहेंगे। इसमें एक पंक्ति है, कॉलम की चर्चा करेंगे हम, तो ये पहला कॉलम हुआ, ये दूसरा कॉलम हुआ, ये तीसरा कॉलम हुआ, 3 कॉलम है। अगर बात करें इसकी कोड की तो कोड क्या होगी, इसकी कोड हो जाएगी इसकी 1x3। यानी इसका आर्डर क्या होगा, इसका आर्डर होगा 1x3। इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे व्यक्त करेंगे, यहाँ देखेंगे हम। इसमें पंक्ति 1 है और स्तंभ कितने हैं, 3। इसे कहते हैं ए इक्वल टू A1, ये 1 लिखा हुआ भाई, J, यानी कि पंक्ति केवल एक रहेगी और J का मान कुछ भी हो सकता है। इसके बाद स्तंभ आव्यूह आता है। स्तंभ आव्यूह क्या होता है, स्तंभ आव्यूह बताया था मैंने, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। अब स्तंभ आव्यूह क्या होता है, स्तंभ आव्यूह में पंक्ति आव्यूह का जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होती है स्तंभों की इसमें क्या होता है, वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ पाया जाए। एक स्तंभ पाया जाएगा क्या कहलाएगा, वो स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। जैसे 4, 6, 8, यहाँ देखेंगे तो पंक्तियाँ कुछ भी हो सकती हैं। इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं, तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पंक्तियाँ 3 हैं लेकिन क्या है, स्तंभ इसका एक ही है। एक स्तंभ होने के कारण इसको कहते हैं क्या, स्तंभ आव्यूह कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें कितना है, एक ही स्तंभ है। इसका अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं हम ए इक्वल टू AIJ। तो यहाँ पर देखेंगे तो I का मान कुछ भी हो सकता है लेकिन J का मान कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर AI और 1 कह सकते हैं इसको, या ऐसा लिख सकते हैं इसको A इक्वल टू AIJ वेयर J इक्वल टू 1। J की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा स्तंभ आव्यूह। इसका नाम क्या है, इसका नाम है पंक्ति आव्यूह। यहाँ भी लिख सकते हैं हम, अगर इसको ऐसा फॉर्म में लिखेंगे AIJ के फॉर्म में, तो यहाँ पर देखेंगे चूँकि ये पंक्ति आव्यूह है तो यहाँ पर I की वैल्यू क्या होगी,
लिख देंगे हम वेयर आई इज इक्वल टू 1, जहाँ पर आई की वैल्यू क्या है 1 रहेगी और जे का मान कुछ भी हो सकता है। इसके बाद आप लोग सीखे थे क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह क्या होता है भाई, चर्चा करते हैं हम क्षैतिज आव्यूह के बारे में। क्षैतिज आव्यूह है क्या, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो हमारे पास ये आव्यूह है 4 2 6 9 3 2। इसमें देख रहे हो ये लंबाई में बढ़ रहा है, लंबाई में बढ़ रहा है, इसकी हाइट नहीं बढ़ रही, लंबाई बढ़ रही है इसकी। इसमें क्या है, इसमें है ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, 2 पंक्तियां हैं और कितने कॉलम है 3, यानी कि पंक्तियां की संख्या क्या है कम है, किससे, स्तंभों की संख्या से। अर्थात यम इज लेस देन यन। अगर हम पंक्ति को यम माने और कॉलम को एन माने तो यम की वैल्यू क्या होगी, यम की वैल्यू जो होगी वो एन से छोटी होगी। मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि वह आव्यूह जिसमें, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो, कम हो, कम हो, कामा क्या कहलाएगा, क्षैतिज आव्यूह कहलाएगा। क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। इसकी खास बात क्या होती है, अगर हम पंक्तियों को यम माने, स्तंभों को यन माने तो यम की वैल्यू क्या होगी, यम की वैल्यू छोटी होगी किससे, यन से। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं ऐसे कि ए इज इक्वल टू ए आई जे यम क्रॉस यन वेयर यम इज लेस देन एन। एग्जाम्पल आप देख चुके हैं, जैसे ए इज इक्वल टू 4 9 3 2 6 5। यहाँ देखेंगे 2 पंक्तियाँ हैं और कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम हैं। कोड क्या होगी इसकी, अगर बात करें हम इसकी कोड की तो इसकी कोड आएगी 2 क्रॉस 3। यहाँ पर पंक्तियों की संख्या क्या है, कम है, किससे, कॉलमों से, इसलिए हमारा क्या है ये क्षैतिज आव्यूह है। अब यहाँ पर एक आपको नोट मिल सकता है, नोट क्या मिलेगा, यहाँ देखो इसके पहले हमने दिखाया था आपको पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह में क्या होता है, पंक्ति आव्यूह में केवल एक पंक्ति मिलती है। और क्षैतिज आव्यूह में क्या होता है, क्षैतिज आव्यूह में पंक्ति की संख्या क्या होती है, स्तंभों की संख्या से कम होती है। यहाँ देखो ये पंक्ति आव्यूह है और ये क्या है, क्षैतिज आव्यूह है। प्रत्येक क्षैतिज आव्यूह, प्रत्येक पंक्ति आव्यूह जो होता है, यहाँ पर अगर चर्चा करेंगे हम तो यहाँ पर कितने पंक्ति है, एक पंक्ति है, कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। यहाँ पर भी तो जो है पंक्ति यानी यम इज लेस देन यन है, नहीं है। तो प्रत्येक पंक्ति आव्यूह जो होता है वो क्षैतिज आव्यूह हो सकता है। प्रत्येक पंक्ति आव्यूह जो है वो क्षैतिज आव्यूह हो सकता है। चर्चा करते थोड़ा आगे, क्षैतिज आव्यूह जान गए हैं आप लोग। हाँ छात्रों देखिए, अब चालू करते हैं हम क्षैतिज आव्यूह के बारे में। क्षैतिज आव्यूह क्या होता है इसको भी जान चुके हैं आप लोग। ये क्या होता है, वह आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या क्या होगी, कम होती है, किससे, स्तंभों की संख्या से। पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से
कम होती है, क्षैतिज अवयव कहलाता है। कहलाता है, जैसे 4, 9, 2, 3, 6, 5। यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पंक्ति संख्या कितनी है तो आप लोग काउंट कर सकते हो इसको। इसमें एक पंक्ति हमारी ये हो गई और एक पंक्ति हमारी ये हो गई। इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं? 2 पंक्तियाँ हैं। कितने स्तंभ है इसमें? तो ये पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा स्तंभ हो गया और ये तीसरा स्तंभ हो गया। 3 स्तंभ हो गए, 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। पंक्ति की संख्या जो है वो क्या है? कम है। 2 जो है, जो पंक्ति हमारी है, क्या है? लेस है। किससे? स्तंभ से, अर्थात यम इज लेस देन यन, इसलिए हमारा ये क्या है? क्षैतिज अवयव है। इसके बाद इसको अगर शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहें हम तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे ए इक्वल टू ए आई जे, यहाँ पर लिखेंगे यम एन वेयर यम इज लेस देन एन। ये हमारा क्या बन गया? क्षैतिज अवयव हो गया। इसको भी आप लोग जान चुके हो। इसके बाद हम चर्चा करते हैं ऊर्ध्वाधर अवयव के बारे में। ऊर्ध्वाधर अवयव ये कौन सा अवयव होता है भाई? ये जो होता है वो क्षैतिज अवयव का जस्ट व्युत्क्रम होता है। इसमें क्या होता था? इसमें पंक्ति की संख्या कम होती थी। इसमें क्या होगा? इसमें पंक्ति संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होगी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि वह अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है, क्या कहलाएगा ये? ये कहलाएगा ऊर्ध्वाधर अवयव। इसकी खास बात क्या होती है? इसमें क्या होगा? पंक्ति की संख्या क्या होगी? स्तंभों की संख्या से अधिक होगी। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं एक, एज इक्वल टू 4, 3, 2, 6, 5, 9। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हम तो एक पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है, 3 पंक्ति है, 2 कॉलम है। यहाँ देखेंगे 3 जो है बड़ा है 2 से, अर्थात यम जो है वो बड़ा है किससे? यन से। अगर हम यम को पंक्ति माने, एन को कॉलम माने, तो यम की वैल्यू क्या है? एन से बड़ी है। इसलिए हमारा ये क्या है? ऊर्ध्वाधर अवयव है। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहें हम तो लिखेंगे ए इक्वल टू ए आई जे यम एन एम क्रॉस एन व्हेयर यम इज ग्रेटर देन एन। ये हमारा हो गया। इस प्रकार से हम क्षैतिज अवयव जान चुके हैं, ऊर्ध्वाधर अवयव जान चुके हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। एक बार पुनः देख लीजिए, क्षैतिज अवयव क्या होता है? इसमें जो पंक्ति होती है वो कम होती है। किससे कम होती है? स्तंभों की संख्या से। क्या कहेंगे इसको? क्षैतिज कहेंगे। क्षैतिज का प्रसार कैसे होता है? क्षैतिज का प्रसार जो होता है वो लंबाई में होता है। ऐसे बन रहा है, लंबाई में बढ़ रहा है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो ए आई जे एम क्रॉस एन का ये मैट्रिक्स है, जहाँ यम की वैल्यू क्या होगी? यम का मान जो होगा एन के मान से छोटा होगा। ये ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स है। किसे कहते हैं इसको? तो वह अवयव जिसमें पंक्ति संख्या क्या होगी? स्तंभों की संख्या से ज़्यादा होगी। पंक्ति देख रहे हैं यहाँ पर कितनी पंक्तियाँ हैं इसमें? इसमें पंक्तियाँ हैं 3। पंक्ति ज़्यादा है। स्तंभ कितने इसमें हैं? स्तंभ हैं 2 स्तंभ हैं। अर्थात क्या हुआ कि पंक्ति ज़्यादा है और स्तंभ कम है। जब पंक्ति ज़्यादा होगा स्तंभ कम होंगे तो बनेगा क्या? मेरा ये ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स बन जाएगा। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे?
लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन वेयर एम इज ग्रेटर देन एन, अर्थात एम की वैल्यू क्या होगी, एन से बड़ी होगी। अब चर्चा करते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। वर्ग आव्यूह इसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या होता है इसको भी आप लोग सीख चुके हो। वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो वर्ग आव्यूह कहलाता है। लिख देते हैं इसको, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान हो, क्या कहलाएगा, ये वर्ग आव्यूह कहलाता है। अगर हम पंक्तियों को यम माने स्तंभों को यन माने तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है यम इक्वल टू यन। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे ए इक्वल टू 2 4 6 8। यहाँ देखेंगे इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं, तो आप लोग कहोगे गिनो भाई कितनी पंक्तियाँ इसमें हैं, तो एक पंक्ति हमारी ये हो गई, एक पंक्ति हमारी ये हो गई। कितनी पंक्तियाँ हैं इसमें, 2 पंक्तियाँ हैं। कितने कॉलम है इसमें, ये पहला कॉलम हो गया और ये दूसरा कॉलम हो गया। कितने कॉलम है इसमें, 2 कॉलम हैं। अगर बात करें हम कोड की, तो कोड क्या होगी इसकी, 2 क्रॉस 2। यहाँ देखेंगे भाई कि पंक्ति की संख्या जो है स्तंभ संख्या क्या है, बराबर है, इसलिए हमारा क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, ए इक्वल टू 2। बताओ भाई क्या ये वर्ग आव्यूह है, सोचो क्या ये वर्ग आव्यूह है, समझ में नहीं आ रहा है तो काउंट करो कितनी पंक्तियां हैं इसमें, 1। कितने कॉलम हैं, 1। 1 पंक्तियां हैं, 1 कॉलम है, कोड क्या होगी इसकी, 1 क्रॉस 1। जी हाँ, ये वर्ग आव्यूह है। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहें हम तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ए इक्वल टू ए आई जे यम क्रॉस यम कह सकते हैं इसको, चाहे एन क्रॉस एन कह सकते हैं इसको। ये दोनों क्या है, एम क्रॉस एम कहो, चाहे इसको ऐसा लिख सकते हो तुम, ए इक्वल टू ए आई जे यम क्रॉस एन वेयर यम इक्वल टू एन, तब भी हमारा ये क्या डिनोट कर रहा है, वर्ग आव्यूह डिनोट कर रहा है। तो अब कहीं अगर एग्जाम में मिलता है मुझे ये बताइए निम्न में कौन सा वर्ग आव्यूह है, तो हम ये मिलेगा तो इसको सही कर देंगे, ये मिलेगा तो इसको सही कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं यम क्रॉस यम आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, यम क्रॉस एन आ रहा है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि यम की वैल्यू किसके बराबर है, एन के बराबर है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि पंक्ति और कॉलम की संख्या क्या है, समान है। और जब पंक्ति और कॉलमों की संख्या जो है समान होगी तो फिर क्या कहेंगे, उसको हम वर्ग आव्यूह कहेंगे। आपसे कोई पूछे कि क्या ये वर्ग आव्यूह है, तो कहेंगे हाँ जी हाँ वर्ग आव्यूह है। क्यों वर्ग आव्यूह है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं पंक्तियों की संख्या जो है कॉलमों की संख्या के बिल्कुल समान है, इसलिए क्या है, वर्ग आव्यूह है। ये भी क्या है, वर्ग आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आप जान चुके हो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद एक विशेष बात बताने वाले हैं आपको हम डायगोनल एलिमेंट के बारे में। डायगोनल एलिमेंट क्या होता है भाई, डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, यानी कि विकर्ण अवयव। विकर्ण आव्यूह की बात नहीं कर रहे हैं हम, विकर्ण आव्यूह अलग चीज़ है, विकर्ण अवयव अलग चीज़ है। डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, से कहते हैं विकर्ण अवयव।
विकर्ण अवयव क्या है? किसी आव्यूह में जहाँ पर I इक्वल टू जे हो, वह अवयव जिसमें I इक्वल टू जे हो क्या कहलाएगा? विकर्ण अवयव कहलाता है। विकर्ण अवयव की परिभाषा क्या होती है? दिखाते हैं आपको कि विकर्ण अवयव होता क्या है। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए मैं एक ले रहा हूँ, इसमें 4 6 8 3 2 5। अब अगर आपसे कहा जाए कि इसमें विकर्ण एलिमेंट कौन सा है, बताओ भाई, इसमें विकर्ण एलिमेंट कौन सा है? ये विकर्ण एलिमेंट है कि ये विकर्ण एलिमेंट है कि ये विकर्ण एलिमेंट है? कौन सा विकर्ण है इसमें? तुम लोग सोच में पड़ गए होगे कि ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो विकर्ण एलिमेंट कहाँ बनेगा? जी नहीं, विकर्ण एलिमेंट और विकर्ण आव्यूह दोनों में अंतर होता है। मैं यहाँ पर आव्यूह की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ विकर्ण एलिमेंट की। विकर्ण एलिमेंट होता क्या है कि ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें I इक्वल टू क्या हो? जे हो। I इक्वल टू क्या हो? जे हो। चर्चा करेंगे, अगर इसको लिखेंगे हम तो ये क्या है हमारा? ये पहली पंक्ति पहले कॉलम का एलिमेंट है, अर्थात A11 है। इसका नाम क्या होगा? A12 नाम होगा। इसका नाम क्या होगा? A13 नाम होगा। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है, ये दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट है, A21 हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा A22, अर्थात दूसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट है। ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है A23। जरा आप बताओ कि इसमें विकर्ण एलिमेंट कौन से हैं? अभी भी नहीं पहचान पाए। A11 यहाँ देखो I और J क्या है? बराबर हैं। A22 यहाँ पर देखो I और J क्या है? बराबर हैं। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? विकर्ण एलिमेंट कहलाएंगे। तो एक प्रॉब्लम दूर हो गई कि अभी तक आप लोग सोचते होंगे कि विकर्ण एलिमेंट केवल जो है स्क्वायर मैट्रिक्स में होते हैं। ये आपका मानना सही नहीं है। क्या होता है? विकर्ण एलिमेंट किसी भी मैट्रिक्स में हो सकता है। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ विकर्ण अवयव के लिए। मान लो हमारे पास दिया गया है 4 6 9 2। अब जरा सोचते हैं कि इसमें विकर्ण एलिमेंट कौन होगा। तो विकर्ण एलिमेंट की पहचान क्या होती है लल्ला? विकर्ण एलिमेंट की पहचान ये होती है कि इसमें जो I की वैल्यू होती है वही किसकी वैल्यू होती है? J की वैल्यू होती है। इसका नामकरण करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है A11, यानी पहली पंक्ति पहले कॉलम का ये एलिमेंट है। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा A12, यानी पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा A21, अर्थात दूसरी पंक्ति और पहले कॉलम का एलिमेंट है। ये क्या है? ये दूसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। अब यहाँ बात करें हम कि इसमें विकर्ण एलिमेंट कौन सा है। बताया मैंने कि विकर्ण एलिमेंट में क्या होता है? I इक्वल टू जे। यहाँ देखेंगे ये हमारा क्या है? A11 है। यहाँ पर क्या है? A22 है। इसमें भी I और J बराबर है, इसमें भी क्या है? I और J बराबर है। तो हमारा विकर्ण एलिमेंट कौन हो जाएगा? ये हमारा विकर्ण एलिमेंट बन जाएगा। ठीक, एक एग्जाम्पल और लेता हूं विकर्ण एलिमेंट के लिए, क्योंकि अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे कि विकर्ण एलिमेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में मिलता है। हम यहां दिखाते हैं आपको, एक मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं 9 2 6 5 4 3। अब जरा आप लोग सोच के बताइए कि इसमें विकर्ण एलिमेंट कौन सा होगा। सोचिए कि इस मैट्रिक्स में जो हमारा यहां पर है मैट्रिक्स ए है, इसमें जो है विकर्ण एलिमेंट कौन सा होगा? नहीं पहचान पा रहे हैं? नामकरण करो पहले इसका। इसका क्या नाम है? इसका नाम है पहली पंक्ति पहला कॉलम। इसका नाम क्या है? पहली पंक्ति दूसरा कॉलम। इसका नाम क्या है? दूसरी पंक्ति पहला कॉलम। इसका नाम क्या है? दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम। इसका नाम क्या है? तीसरी पंक्ति पहला कॉलम। इसका नाम क्या है? तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम। अगर आपसे कहें कि इसमें जो है विकर्ण एलिमेंट कौन होगा, तो विकर्ण एलिमेंट हमारा यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर A11 है, अर्थात I इक्वल टू J है, और यहाँ पर भी I इक्वल टू J है। इसलिए हमारा क्या हो गया? ये हमारा विकर्ण एलिमेंट हो गया। अब इसके बाद आप लोग विकर्ण एलिमेंट जान गए हो, मुख्य विकर्ण क्या होता है वो भी जानते हो। अब चर्चा करते हैं हम विकर्ण आव्यूह की। विकर्ण आव्यूह क्या होता है भाई?
विकर्ण आव्यूह। ये विकर्ण आव्यूह होता क्या है? बताया था मैंने कि विकर्ण आव्यूह क्या होता है। विकर्ण आव्यूह जो होता है वो केवल वर्ग आव्यूह में होता है, अर्थात वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़ करके शेष एलिमेंट क्या हो जाए, शून्य हो जाए, क्या कहलाएगा? विकर्ण आव्यूह कहलाता है। तो लिखता हूं, वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष अवयव शून्य हो, कमा विकर्ण आव्यूह कहलाता है। वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष अवयव शून्य हो क्या कहलाता है? विकर्ण आव्यूह कहलाता है। किससे व्यक्त करते हैं इसको? इसको व्यक्त करते हैं डैग से। इसको DIAG डैग से व्यक्त करते हैं। एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे लिखा हुआ है डैग 1 2। इसका क्या अर्थ है भाई? इसका अर्थ है कि इसमें दो एलिमेंट हैं, तो 2 गुणे 2 कोड का बनेगा। लिखेंगे A इक्वल टू 2 गुणे 2 कोड का बनाएंगे, यहाँ पर 2 क्रॉस 2 कोड का है। इसमें क्या होगा? इसमें मुख्य विकर्ण को छोड़ करके होता क्या है? शेष एलिमेंट 0 होता है, तो यहाँ पर 1 0 0 2 आएगा। ये हमारा क्या बन गया? मुख्य विकर्ण बन गया। अब यहाँ देखेंगे कि ये कैसा आव्यूह है? वर्ग आव्यूह है। इसकी वैल्यू क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है A11। इसका नाम क्या है? A22। यहाँ देख रहे हैं हम क्या हो रहा, हमारा I इक्वल टू J आ रहा, नहीं आ रहा है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये A11 है और ये क्या है? A22 है। एक एग्जांपल और लेता हूँ, A इक्वल टू 4 0 0 0 6 0 0 0 8। यहाँ देखो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा A11। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा A22। इसका नाम क्या होगा? A33। ये क्या है? ये हमारे विकर्ण एलिमेंट हैं। क्या नाम क्या है ये विकर्ण एलिमेंट हैं। कौन? A11, A22 और A33। अर्थात यहाँ पर क्या आ रहा है मेरा? I इक्वल टू J है, ये क्या कहलाएगा? विकर्ण एलिमेंट हो जाएगा। और ये क्या कहलाएगा? हमारा मुख्य विकर्ण बन गया। मुख्य विकर्ण को छोड़ करके शेष एलिमेंट क्या है? इसमें शून्य है। मुख्य विकर्ण को छोड़ करके शेष एलिमेंट शून्य है, इसीलिए हमारा क्या है? ये हमारा विकर्ण आव्यूह है। विकर्ण आव्यूह होता क्या है? वर्ग आव्यूह होता है। विकर्ण आव्यूह क्या होता है? एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अगर इसी चीज को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? लिखूंगा मैं A इक्वल टू AIJ कितनी क्रॉस लिखेंगे? M क्रॉस M। मतलब जितनी पंक्तियां रहेंगी उतने ही कॉलम रहेंगे, अर्थात ये क्या है? वर्ग आव्यूह है। और क्या लिख देंगे हम? लिख देंगे I डज नॉट इक्वल टू J, अर्थात AIJ इक्वल टू क्या होगा? शून्य होगा। AIJ की वैल्यू क्या होगी? शून्य होगी। वेयर कब होगी? जब I डज नॉट इक्वल टू J। जब I जो है J के बराबर नहीं होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। समझे? मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जैसे यहां पर A11 है, अर्थात I इक्वल टू J है, तो इसकी वैल्यू शून्य नहीं है। यहां पर क्या नाम है इसका? A21 नाम है, A पहली पंक्ति का है, A12 नाम है इसका, तो A12 वैल्यू क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। अर्थात जब I J के इक्वल नहीं होगा तो AIJ की वैल्यू क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। अब एक प्रश्न ये उठता है कि डायगोनल एलिमेंट में क्या किसी का मान शून्य हो सकता है? जी हाँ, यही तो जो है खास बात है इसकी। एक एग्जांपल लेता हूं, देखिए 4 0 0 0 0 0 0 0 8। क्या ये जो मैट्रिक्स बन रहा मेरा, क्या ये विकर्ण आव्यूह है? जी हाँ, विकर्ण आव्यूह है। यहाँ पर मान कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जो भी एलिमेंट आएगा वो एनीथिंग
कोई भी एलिमेंट यहाँ पर आ सकता है। इसके लिए प्रोसेस नहीं दिया गया है कि यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आएगा। हाँ, ये है कि मुख्य विकर्ण को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट होंगे सब क्या होंगे, शून्य होंगे। शॉर्ट फॉर्म में कहें हम तो ए इजकल टू ए आई जे एम क्रॉस एम, ए आई जे इजकल टू 0, और ये कब होगा, व्हेन आई इजकल टू आई डज नॉट इजकल टू जे। जब आई और जे जो होंगे वो बराबर नहीं होंगे तो ऐसा एलिमेंट क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट होता है आई इजकल टू जे। इसके बाद चर्चा करते हैं हम इकाई आव्यूह के बारे में। चर्चा करते हैं हम इकाई आव्यूह के बारे में। इकाई आव्यूह ये कौन सा आव्यूह होता है, इसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक आव्यूह। ये होता क्या है, यह भी एक प्रकार का वर्ग आव्यूह होता है। तो लिखेंगे वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो, इकाई हो, तथा शेष अवयव ये क्या हो, शून्य हो। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो, इकाई हो, और शेष एलिमेंट क्या हो जाए, शून्य हो जाए, क्या कहलाएगा, इकाई आव्यूह कहलाएगा। इसको व्यक्त कैसे करते हैं, इसको व्यक्त करते हैं आई से, इसे आई से व्यक्त करते हैं। जैसे आई इजकल टू 1, बताओ भाई ये इकाई आव्यूह है कि नहीं है, है। क्यों है, क्योंकि भाई ये भी तो वर्ग आव्यूह नहीं, वर्ग आव्यूह है। यहाँ देखेंगे मुख्य विकर्ण को छोड़ करके सारे एलिमेंट क्या होंगे, शून्य होंगे। इसमें मुख्य विकर्ण के अलावा और कोई एलिमेंट है ही नहीं है। इसको कहते हैं I1। I2 लेते हैं तो कौन बनेगा हमारा 1 0 0 1। यहाँ देखेंगे तो ये हमारा जो है मुख्य विकर्ण हो गया। मुख्य विकर्ण को छोड़ करके शेष एलिमेंट क्या है, शून्य है। मुख्य विकर्ण का एलिमेंट कैसा है, इकाई है, इसीलिए हमारा क्या है, ये इकाई आव्यूह है। तो इकाई आव्यूह क्या होता है, इकाई आव्यूह में मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, वो इकाई होते हैं। इकाई मीन्स एक होते हैं, शेष अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। क्या होता है, ये वर्ग आव्यूह होता है। इसकी कोड देखोगे आप तो 2 क्रॉस 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 क्रॉस 1 है। अगर मुझे बनाना हुआ I3 तो I3 कैसे बनाएंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 कर देंगे। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया 3 क्रॉस 3 का, इसलिए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा I3। ये हो गया इकाई आव्यूह के बारे में। अब चर्चा करते हैं कि क्या इकाई आव्यूह जो है विकर्ण आव्यूह है, क्या इकाई आव्यूह विकर्ण आव्यूह है, हाँ विकर्ण आव्यूह है। इकाई आव्यूह जो है ये भी क्या होता है, विकर्ण आव्यूह होता है। इसके बाद चर्चा करते हैं हम अदिश आव्यूह के बारे में। अदिश आव्यूह में क्या होगा, अदिश आव्यूह में जो मुख्य विकर्ण होगा उसका एलिमेंट क्या होगा, समान होगा, और शेष एलिमेंट क्या होगा, शून्य होगा। जैसे ए इक्वल टू 5 0 0 0 5 0 0 0 5। यहाँ देखो, यहाँ पर जो ये है मुख्य विकर्ण का एलिमेंट क्या है, समान है, और शेष एलिमेंट क्या है, शून्य है। ये कौन सा आव्यूह है, अदिश आव्यूह है। ध्यान दो, क्या इकाई आव्यूह अदिश आव्यूह हो सकता है, जी हाँ, इकाई आव्यूह भी क्या हो सकता है, अदिश आव्यूह हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी तो देखो कि मुख्य विकर्ण के एलिमेंट समान है कि नहीं, समान है, समान है ना। जब समान है तो इकाई आव्यूह भी क्या हो सकता है, अदिश आव्यूह हो सकता है। बशर्ते क्या हो कि जो मुख्य विकर्ण का एलिमेंट हो क्या हो, इकाई हो।
मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यदि अगर मैं अदिश आव्यूह का इस मुख विकर्ण का जो एलिमेंट है अगर मैं इसको इकाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा इकाई आव्यूह। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इकाई आव्यूह विकर्ण आव्यूह भी हो सकता है, इकाई आव्यूह अदिश आव्यूह भी हो सकता है। क्या समस्त अदिश आव्यूह जो है वो इकाई आव्यूह होंगे? प्रश्न ये उठता है, सोच के बताइएगा आप लोग। अब इसके बाद चर्चा करते हैं हम ऊपर त्रिभुज आव्यूह के बारे में। ऊपर त्रिभुज आव्यूह ये क्या होता है भाई? एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। जैसे मान लो हमारे पास ए है 1 5 3 0 2 6 0 8 8। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर है क्या कि मुख विकर्ण के ऊपर के एलिमेंट तो ठीक हैं लेकिन नीचे के एलिमेंट क्या हैं? शून्य हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि ये कौन सा आव्यूह है? वर्ग आव्यूह है। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या बनेगी ऊपर त्रिभुज आव्यूह की? वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख विकर्ण के नीचे के, कहाँ के? मुख विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या हो जाएं? सभी अवयव क्या हो बेटा? शून्य हो। क्या कहलाएगा? ऊपर त्रिभुज आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊपर त्रिभुज आव्यूह। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ऊपर त्रिभुज आव्यूह जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है? वर्ग आव्यूह होता है जिसमें मुख विकर्ण के नीचे के एलिमेंट सब क्या होते हैं? शून्य होते हैं। ये कौन से एलिमेंट है? डायगोनल एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इसका नाम क्या है? इसका नाम है A11, पहली पंक्ति पहले कॉलम का एलिमेंट है। ये कौन सा है? इसका नाम है A22, दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। इसका नाम क्या है? A33 नाम है। ये कौन सा है? ये तीसरी पंक्ति और तीसरे कॉलम का एलिमेंट है। ये सब एलिमेंट क्या कहलाएंगे? डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं। तो मुख विकर्ण के जो नीचे के एलिमेंट हैं वो सब क्या हैं? शून्य हैं। इसलिए इसका नाम क्या है? ऊपर त्रिभुज आव्यूह नाम है। अब बात करते हैं हम निम्न त्रिभुज आव्यूह। निम्न त्रिभुज आव्यूह। निम्न त्रिभुज आव्यूह क्या होता है भाई? जस्ट इसी का उल्टा होता है। उसमें क्या होगा? इसमें था कि वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, उसमें क्या होगा? वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होंगे। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं, A = ये मतलब क्या है? मतलब ये है कि वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो। वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। क्या कहलाएगा? निम्न त्रिभुज आव्यूह कहलाएगा। इस प्रकार से आप त्रिभुजों के प्रकार जान चुके हो। इसके बाद क्या था? इसके बाद था आव्यूहों का योग और आव्यूहों का अंतर, आव्यूहों का मल्टीप्लिकेशन, गुणा कैसे होता है, इसको भी आप लोग सीख चुके हो। यहाँ पर ऊपर त्रिभुज आव्यूह है, ये कौन सा है? निम्न त्रिभुज आव्यूह है। यहाँ तक आप लोग सीख चुके हैं।
अब इसके बाद था आव्यूहों का योग। देखो भाई, जैसे हम आव्यूहों का योग निकालना है तो आव्यूहों का योग कैसे करते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि दो आव्यूहों का योग कब संभव होता है? दो आव्यूहों का योग तभी संभव होता है जब उनकी कोटियां क्या हों? समान हों। एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे a इक्वल टू 4 9 6 5। अगर अब चर्चा करें हम कि इसकी कोड क्या है, तो आप बताओगे कि भाई इसकी कोड 2x2 है। यहाँ कोई एलिमेंट हमारा कोई आव्यूह हमारा है b 4 9 -5 -6। इसकी कोड क्या है? 2x2 है। अब क्या इसका योग संभव है? तो यहाँ देखेंगे इसकी भी कोड 2x2 है और यहाँ भी इसकी भी कोड कितनी है? 2x2 है। जब कोटियाँ समान होंगी तभी योग संभव होगा। अच्छा, योग संभव है तो अगर मुझे जोड़ना हुआ, a + b निकालना हुआ तो क्या करेंगे? तो करना कुछ नहीं है, इसका नाम क्या है? ये पहली पंक्ति पहले कॉलम का एलिमेंट है और ये भी क्या हमारा है? ये भी हमारा पहली पंक्ति पहले कॉलम का एलिमेंट है। तो इसको जोड़ लेंगे, 4 + 4 हो गया। ठीक, यहाँ देखो ये हमारा दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति दूसरे कॉलम का एलिमेंट है और ये भी हमारा क्या है? पहली पंक्ति दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। इसको जोड़ लेंगे और कहाँ लिखेंगे? इसको दूसरे कॉलम में लिखेंगे, अर्थात 9 + 9। यहाँ देखो ये हमारा दूसरी पंक्ति का पहला कॉलम है, दूसरी पंक्ति का पहला कॉलम है और ये हमारा क्या है? दूसरी पंक्ति का पहला कॉलम है। तो 6 - 5 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा? 5 - 6 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर मुझे मिल जाएगा। तो इस प्रकार से योग होता है, उसी प्रकार से अंतर भी होता है। एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, सोच के बताइए आप लोग कि क्या इसमें हम योग कर सकते हैं? योग करना संभव है कि नहीं है? जैसे a इक्वल टू मैंने दे दिया आपको 4 6 5 9, b दे दिया मैंने आपको 3 2। तो क्या a + b संभव है? सोचिए। तो क्या करेंगे लल्ला, यहाँ देखो इसकी कोड क्या होगी? इसकी कोड हो जाएगी 2x2 और इसकी कोड कितनी हो जाएगी? इसकी कोड होगी 1x2। क्यों? क्योंकि एक पंक्ति है और दो कॉलम है, 1x2 हो जाएगी। अब अगर इसका मुझे योग निकालना हुआ तो क्या योग संभव है? योग संभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोटियाँ समान नहीं है। तो एक चीज़ कन्फर्म हो गया कि अगर कोटियाँ समान होगी तभी हम उसको जोड़ सकते हैं, तभी हम उसको घटा सकते हैं, अन्यथा हम ना जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। आव्यूहों का योग ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए हमें? आव्यूहों की कोटियाँ समान होनी चाहिए, तभी उसका योग और अंतर पॉसिबल है। अब चर्चा करते हैं हम आव्यूहों का गुणनफल। आव्यूहों के गुणनफल के पहले कुछ प्रॉपर्टी है आव्यूहों के योगफल की। वो प्रॉपर्टी क्या है कि आव्यूहों का जो योग होता है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं उसकी, वो भी जानना आवश्यक है। तो आव्यूहों के गुण, आव्यूहों के योगात्मक आव्यूहों के योगात्मक गुण। ये कौन से गुण होते हैं भाई? पहला गुण ये होता है कि चाहे हम आव्यूह ए को आव्यूह बी में जोड़ दें या आव्यूह बी को आव्यूह ए में जोड़ दें, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। जब बराबर आएगी तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है कम्यूटेटिव लॉ, अर्थात क्रम विनिमय नियम। क्या नाम होता है? क्रम विनिमय
नियम। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आव्यूहों का जो योग होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अच्छा, आव्यूहों को जोड़ने के बाद जो आव्यूह मुझे प्राप्त होगा उसकी कोट क्या होगी? उसकी कोट उसी आव्यूह की कोट के समान ही रहेगी। क्यों? क्योंकि जब समान कोट का आव्यूह जोड़ेंगे, समान कोट के आव्यूह ही जुड़ते हैं या घटते हैं, तो जुड़ने या घटने के बाद जो मैट्रिक्स मुझे मिलेगा, जो आव्यूह मिलेगा, उसकी कोट क्या होगी? अपरिवर्तित रहती है। जिस कोट का आव्यूह हम लेंगे उसी कोट के आव्यूह मुझे प्राप्त भी होगा। एग्जाम्पल लेता हूँ एक, जैसे मान थोड़ी देर के लिए एज इक्वल टू ले लिया मैंने 4, 6, 8, 9, बी इक्वल टू ले लिया मैंने 5, 2, 7, 8। अब यहाँ पर अगर निकालेंगे हम a प्लस बी तो देखेंगे इसकी कोड क्या है? 2 क्रॉस 2 है। इसकी कोड क्या है? 2 क्रॉस 2 है। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी? तो 4, 5। भाई क्या करेंगे? ये जो हमारा a11 है, a11 कहाँ जुड़ेगा? a11 में जुड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 4 और 5 9 हो गया। और ये वाला इसमें जुड़ेगा। और कहाँ लिखेंगे इसको? दूसरे कॉलम में लिखेंगे। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब ये पहले कॉलम का है तो ये वाला इसमें जुड़ेगा। 8 और 7 कितना होगा? 15 हो जाएगा। और यहाँ पर ये वाला इसमें जुड़ेगा। और कहाँ लिखेंगे इसको? दूसरे कॉलम में लिखेंगे। 9, 8, 17। ये मुझे योग मालूम हो गया। अब देखते हैं इसकी कोड क्या है। तो इसकी भी कोड हमारी कितनी आएगी? 2 क्रॉस 2 यही होगी। क्यों? क्योंकि जितनी कोड हमारा इसका है, जितनी कोड हमारा ये है, उतनी कोड का ही मुझे मैट्रिक्स मिलेगा। निकालते हैं बी ए, अर्थात बी प्लस ए निकालेंगे। बी प्लस ए माने क्या हुआ कि बी वाले में ए वाला जोड़ेंगे तो 5 में 4 जोड़ोगे कितना होगा? 9। 2 में 6 जोड़ो कितना होगा? 8। 7 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा? 15। और 8 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा? 17। इस प्रकार देखते हैं हम कि ए बी और बी ए क्या होते हैं? सेम प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आव्यूहों का योग होता है वो करता क्या है? वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसके बाद आव्यूहों के योग की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? आव्यूहों के योग की दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो आव्यूहों का योग होता है वो सहचर नियम का पालन करता है। सहचर नियम क्या है? अगर हम 3 आव्यूह लें ए बी और सी, सहचर नियम किसका निकालने वाले हैं हम? योग का। योग का सहचर नियम। तो क्या करेंगे भाई? इसमें 3 लेंगे हम। 3 आव्यूह हैं ए बी सी। 3 क्या है? ये आव्यूह हैं। तो क्या होगा भाई? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा? ए प्लस बी और फिर प्लस सी। इस नियम को भी फॉलो करता है। आप लोग कोई भी एग्जाम्पल लेकर इसको प्रूव कर सकते हो। इसके बाद आता है योग का तत्समक नियम। देखो ध्यान दो, आव्यूहों का जो योगफल होता है वो तत्समक नियम का भी पालन करता है। तत्समक नियम क्या है कि कोई आव्यूह ए है उसमें क्या जोड़ दें हम कि मुझे पुनः वही आव्यूह प्राप्त हो जाए? तो जाहिर सी बात है आव्यूह ए में क्या जोड़ देंगे हम? आव्यूह ए में हम उसी कोटि का शून्य आव्यूह ऐड कर देंगे, मुझे वही आव्यूह मिल जाएगा। अर्थात ए प्लस ये क्या है? ये भाई 0 नहीं है, ये क्या है? शून्य आव्यूह है। क्या नाम है इसका? शून्य मैट्रिक्स। किस कोड का है? जितनी कोड का आपका ए होगा उतनी ही कोड का शून्य आव्यूह होगा। अगर हम ए में शून्य आव्यूह जोड़ देंगे तो मुझे फिर क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। इसी का उल्टा कर देता हूं मैं, अगर मैं शून्य में ए जोड़ देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? तब भी मुझे ए मिलेगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है योग का तत्समक नियम। एक एग्जाम्पल लेकर इसको मैं वेरीफाई करता हूं कि कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है एज इक्वल टू 4, 6, 9, 2, 3, 5। अब यहाँ पर शून्य आव्यूह कौन बनेगा भाई? शून्य की वैल्यू कितनी आएगी बताओ?
क्या शून्य आव्यूह वर्ग आव्यूह होता है? नहीं, शून्य आव्यूह वर्ग आव्यूह नहीं होता है। शून्य 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 शून्य। इसकी कोड कितनी है? जितनी कोड का ये रहेगा उतनी कोड का ही शून्य आव्यूह लेना है मुझे। इसकी कोड क्या है? इसकी कोड काउंट करो, बताओ इसकी कोड क्या है? ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, 2 पंक्तियां हैं, 3 कॉलम है, 2 क्रॉस 3 का है। यहाँ पर भी ये 2 क्रॉस 3 का ही है। अब जरा जोड़ो इसको, a प्लस 0 करो, कितना आएगा? जब जोड़ोगे तुम तो ये हुआ भाई 4 6 9 2 3 5 और फिर प्लस 0 0 0 0 0 0। इसको जोड़ेंगे तो मुझे मिलेगा क्या? 4 6 9 2 3 5। मुझे क्या मिल गया? मुझे पुनः a मिल गया। यह कौन सा नियम कहलाएगा? यह कहलाएगा योग का तत्समक नियम। अगला नियम होता है योज्य प्रतिलोम। क्या होता है? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का क्या अर्थ होता है कि कोई आव्यूह अगर a हमारे पास है तो उसमें किसको हम जोड़ दें कि उसकी वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। इसे कहते हैं योज्य प्रतिलोम। दिखाते हैं आपको। तो भाई a आव्यूह हमारे पास है, इसमें क्या जोड़ दें हम कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, 0 आव्यूह मिल जाए मुझे। तो क्या जोड़ेंगे इसमें? -a जोड़ देंगे। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। और चाहे इसको ले सकते हैं, क्या हम इसको ले सकते हैं बराबर -a है, उसमें a जोड़ देंगे, तब भी हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा योज्य प्रतिलोम। इस प्रकार से हम आव्यूहों के योगफल पर चर्चा कर चुके हैं। एक प्रश्न ये उठता है हमारे मन में, क्या आव्यूहों का अंतर भी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है? नहीं, आव्यूहों का अंतर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। आव्यूहों का अंतर सहचर नियम का पालन नहीं करता है। दिखाता हूं कैसे। देखिए, ये हमारे पास a है, मान लीजिए 4 9 3 2। ये हमारे पास b है 6 8 7 5। यहाँ निकालने वाला क्या हूँ मैं? आव्यूहों का अंतर निकालने वाला हूँ, a माइनस b। कितना आएगा? तो 4 में से क्या करेंगे? 6 को कम कर देंगे, बचेगा क्या हमारे पास? -2 बचेगा। 9 में से 8 कम करेंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 3 में से 7 कम करेंगे तो -4 बचेगा। 2 में से 5 कम करेंगे तो -3 बचेगा।